नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, एफवाई बीकॉम ऑनर्स में हमारा एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ईएसबी, दैट इज एसेंशियल स्किल्स फॉर बैंकिंग। और उसके अंदर आज हम लोग हमारे यूनिट नंबर 3 का कंप्लीट रिवीजन करने वाला है। सबसे पहले तो एमएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस को हम देख लेते हैं। ये हमारा एमएस यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। उसमें यूनिट नंबर 3 में कौन कौन से कंटेंट दिए हैं तो देखिए, पहला है बैंक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस एंड प्रोसीजर, मतलब डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस एंड प्रोसीजर, ये हमारा पहला टॉपिक है। देन केवाईसी नो योर कस्टमर नॉर्म्स, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। एंड तीसरा है चेक, जिसमें टाइप्स, फीचर्स एंड क्रॉसिंग ऑफ चेक। तो ये तीन टॉपिक आपके सिलेबस का हिस्सा है। पर इसमें जो इंपॉर्टेंस का लेवल देखे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है चेक वाला। उसके बाद केवाईसी वाला इंपॉर्टेंट है और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक नंबर 3, उसके बाद टॉपिक नंबर 2 और उसके बाद टॉपिक नंबर 1, जो कि हमारे एमएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से ही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक 1, फिर 2 एंड 3। पर याद रखना, इंपॉर्टेंस का लेवल रिवर्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखना दोस्तों कि ये हमारा सुपर रिवीजन सेशन है, तो इसके अंदर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपको हर एक टॉपिक ज्यादा डिटेल में समझना है तो उसके लिए ये तीनों टॉपिक के सेशंस हमारे साथ स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर रखे हुए हैं, जिसकी लिंक यहां पर डिस्क्रिप्शन में है। यहां पर एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों के पास ये मटेरियल होना चाहिए। और पहली बात करते हैं हम लोग बैंकिंग डॉक्यूमेंटेशन का। तो यहां पर द बैंकिंग डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स क्रिएशन, वेरिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है। वेरियस डॉक्यूमेंट्स का क्रिएशन, वेरिफिकेशन एंड मैनेजमेंट related to the banking transactions and relationships. These document play crucial role यानी कि important role in establishing and maintaining the legal and financial aspect of interaction between the bank and its customer। मतलब बैंक और कस्टमर के बीच में जो उनके साथ डीलिंग हुआ है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं ये डॉक्यूमेंट्स। अब इसका पूरा प्रोसेस क्या चलता है, अब ध्यान रखना, ये प्रोसेस है तो यहां पर सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आपको इसी सीक्वेंस में याद रखने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंटेशन। ऑब्वियस है कि सबसे पहले तो कस्टमर बैंक में अकाउंट ओपन करवाता है, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन में क्या रहता है, तो एप्लीकेशन फॉर्म एंड दूसरा आइडेंटिटी का प्रूफ, मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो देखिए, कस्टमर्स आर रिक्वायर्ड टू फिल आउट एन एप्लीकेशन फॉर्म टू ओपन एन अकाउंट। सबसे पहले तो कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, बैंक में अकाउंट ओपन करवाने के लिए जो अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म है वो फॉर्म उसको फिलअप करना होगा। एंड दिस फॉर्म टिपिकली इंक्लूड्स पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड डिटेल्स अबाउट द टाइप ऑफ अकाउंट। कौन कौन सी चीजें आपको देखने को मिलेगी, पर्सनल इंफॉर्मेशन मतलब नाम क्या है, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, आपका रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है या कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है। उसके साथ साथ कौन से टाइप का अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है या एफडी करवाना चाहते हो, तो ये कौन से टाइप का अकाउंट है उसकी इंफॉर्मेशन। मतलब यहां पर दो पॉइंट याद रखने, सबसे पहले तो कस्टमर को अकाउंट ओपन करने के लिए फॉर्म फिलअप करना है और इस फॉर्म के अंदर मोस्टली पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। दूसरा जो है दैट इज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस। जो हमने ऊपर हमारी इंफॉर्मेशन लिखी है तो हम लोग सही लिख रहे हैं या गलत कुछ दिया है, उसके लिए अपने को प्रूफ देना पड़ता है। इसलिए यहां पर देखो, कस्टमर मस्ट प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट सच एज पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, कोई यूटिलिटी बिल, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जिससे पता चले कि हमारा घर यहीं पर है, और अदर गवर्नमेंट इश्यूड डॉक्यूमेंटेशन लाइक आधार कार्ड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मतलब कस्टमर को अपना कोई आईडी प्रूफ, जिससे कि पर्सन का फेस आइडेंटिटी होता है और रेसिडेंशियल एड्रेस का आइडेंटिफिकेशन होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो वगैरह। अब लोन डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करें, पहला हमने अकाउंट ओपनिंग का देखा, उसी तरह से लोन डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहला तो लोन एप्लीकेशन आएगा, मतलब कस्टमर को लोन चाहिए तो उसके लिए वो अप्लाई करेगा। तो फॉर कस्टमर अप्लाइंग फॉर लोन्स, डिटेल्ड लोन एप्लीकेशन फॉर्म इज रिक्वायर्ड। मतलब एक पूरा डिटेल में लोन एप्लीकेशन का फॉर्म फिलअप करना होगा। इस फॉर्म के अंदर क्या चीजें होगी, इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्पस ऑफ लोन, अमाउंट रिक्वेस्टेड मतलब कितनी अमाउंट की लोन चाहिए, मेन चीज है पर्पस,
देन अमाउंट ऑफ लोन एंड बोरोवर्स फाइनेंशियल डिटेल, मतलब जो लोन ले रहा है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, इनकम कितनी है, असेट्स कितनी है वगैरह। उसके साथ इनकम डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, मतलब हमारी इनकम इतनी है, मतलब मैं फॉर एग्जांपल ऐसा बोलूं 10 करोड़ की लोन मुझे दे दो, तो 10 करोड़ रुपए लौटाने के लिए उतनी इनकम मेरे पास है या नहीं, तो उसके लिए इनकम प्रूफ देना पड़ता है। तो प्रूफ ऑफ इनकम सच एज सैलरी स्लिप, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बी रिक्वायर्ड। एंड तीसरा जो होता है दैट इज कोलेटरल डॉक्यूमेंट। कोलेटरल मतलब इसके साथ गारंटी या एश्योरेंस में क्या, तो इन केस वेयर लोन्स आर सिक्योर्ड बाय कोलेटरल, मतलब कोई ना कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख के या मॉर्गेज करके लोन ले रहे तो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू कोलेटरल। कोलेटरल का मतलब यहां पर मॉर्गेज, सिक्योरिटी, जामीनगिरी, ठीक है, प्रॉपर्टी डीड्स, व्हीकल टाइटल एटसेट्रा, मतलब मैं मेरा घर या मेरी गाड़ी ये मैं मॉर्गेज करवा रहा हूं लोन लेने के लिए, तो मुझे उसके पेपर्स भी सबमिट करवाने होंगे। देन तीसरा होता है हमारा ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स, जिसमें चेक्स होते हैं, तो कस्टमर यूज चेक टू मेक द पेमेंट or withdraw the funds. Now bank keep the record of all the checks transactions for the verification and auditing purpose, मतलब बैंक को ये सभी के सभी जो चेक्स होते हैं उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है जिससे कि बैंक का ऑडिट ठीक से हो सके। देन ट्रांजैक्शन सेटलमेंट, regular account settlements are generated by the bank providing summary of all transactions, देखो summary of all transactions made by the account holder over a specific period. Then credit card document, जो भी लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं बैंक में से उन लोगों के लिए, तो कस्टमर अप्लाइंग फॉर क्रेडिट कार्ड नीड टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डिटेलिंग देयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिखाता हुआ एक फॉर्म फिलअप करना होगा। क्रेडिट कार्ड का जो सेटलमेंट होता है मतलब पेमेंट होता है, मंथली स्टेटमेंट जनरेटेड समराइजिंग ऑल क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस, आउटस्टैंडिंग बैलेंस एंड पेमेंट ड्यू डेट्स, मतलब मेन तो मंथली स्टेटमेंट में देखो आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू इतना परचेस किया है, इतनी अमाउंट आपकी ड्यू हो रही है, इतना अमाउंट का आपने पेमेंट कर दिया है, इतना पेमेंट करना बाकी है वगैरह। देन कॉम्प्लायंस डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर मेन होता है केवाईसी, जिसके ऊपर डिटेल में आगे के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। नो योर कस्टमर, मतलब कस्टमर को जानना है, इसका मतलब कस्टमर के पास से पूरी इंफॉर्मेशन ले लेनी है। बैंक नीड्स टू कंप्लाई विद द रेगुलेशन टू प्रिवेंट मनी लॉन्डरिंग एंड फ्रॉड। मनी लॉन्डरिंग मतलब काला पैसा जो है वो एक सिटी से या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बेच देते विदाउट टैक्सेशन। कस्टमर्स मे बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स एज अ पार्ट ऑफ केवाईसी प्रोसेस, जो कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग ये केवाईसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर आता है ई स्टेटमेंट एंड ई कम्युनिकेशन। मैनी बैंक्स ऑफर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेशन, मतलब आज के टाइम पे फिजिकल वेरिफिकेशन बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो ये सब क्या होता है कि ऑनलाइन ही पूरा अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस होता है, फिजिकल फॉर्म में साइन करनी होती है, बट पहले के कंपैरिजन में बहुत कम हो गया है। कस्टमर एग्रीमेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस, कस्टमर्स आर ऑफन रिक्वायर्ड टू एक्नॉलेज, एक्नॉलेज यानी कि एक्सेप्ट, जानना और एग्री करना द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ वेरियस बैंकिंग सर्विसेज। मतलब आप देखोगे तो फॉर्म जब आप अकाउंट ओपन करवा रहे हो तो बहुत सारी साइन करोगे, या जो कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हैं लोन के लिए है तो उसमें भी बहुत सारे साइंस करने पड़ते हैं। मतलब आप बैंक की ये सारी की सारी टर्म्स पढ़ते हो जिसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी होगी छोटे छोटे लेटर्स में, आप इन सबको पढ़ते हो और एक्सेप्ट करते हो। ये तो वैसे भी आपको पता है कि कोई सोशल मीडिया पे भी अकाउंट ओपन करवाना है तो भी आपको टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई पर क्लिक करना ही पड़ता है। तो यहां पर जो कस्टमर है उनको भी ये बैंक के टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। एंड लीगल रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट, जिसमें क्या आता है यहां पर, तो देखिए डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स, बैंक में प्रोवाइड डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स आउटलाइनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस, फीस एंड अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। मतलब डिस्क्लोजर मतलब हम लोग हमारी तरफ से आपको सारी जानकारी दे रहे हैं, मतलब बैंक जो है वो बैंक अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेगी, बैंक कितनी फीस चार्ज करेगी, और जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मिनिमम बैलेंस इतना मेंटेन करना है, इसके ऊपर आपको इतना फाइन लगेगा, पेनल्टी ये लगेगी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर को देते हैं। तो ये सब हमारा लीगल जो डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है उसके रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट हुआ।
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, ये टॉपिक शुरू करें इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो हमारा कंटेंट है वो यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंगली है। अगर यूनिवर्सिटी या जो कॉमर्स फैकल्टी है उसके जेरोक्स सेंटर या वहां से अगर आपको कुछ और पढ़ा रहे हैं या कुछ और क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप चाहो तो उसको भी रिफर करके जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि सर आपने तो ये करवाया फिर ये तो कुछ अलग हुआ। भाई ये मैं यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से करवा रहा हूं, इस चीज को खास ध्यान रखना। और इसी तरह के और एक्सीलेंट एजुकेशन आपको सभी सब्जेक्ट के चाहिए तो साहस इंस्टीट्यूट के साथ आप जुड़ सकते हो, ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन लाइव मोड या एप्लीकेशन मोड थ्रू। चलिए, सेकंड हमारा है कस्टमर को जानना है, नो योर कस्टमर, केवाईसी, उसके नॉर्म्स जो है वो। तो केवाईसी नॉर्म्स इन द बैंकिंग आर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मतलब कंपलसरी ये करना है। वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द कस्टमर, जिसमें आपको क्या करना है, कस्टमर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करो। मतलब जो कस्टमर अकाउंट ओपन करवा रहा है वो वही है ना कि किसी और पर्सन के नाम पे सारी चीजें हो रही है, क्योंकि बहुत बार ऐसे स्कैम्स होते हैं। एसएससी देयर रिस्क प्रोफाइल एंड प्रिवेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर इलिसिट एक्टिविटी। इलिसिट का मतलब इलीगल, इलिसिट का मतलब होता है इलीगल, मतलब कस्टमर को इलीगल एक्टिविटी करने के लिए तो अकाउंट ओपन नहीं करवा रहा है ना, तो इसके लिए कस्टमर को जानना बहुत जरूरी है, जो कि हर एक बैंक को कंपलसरी करना होता है आरबीआई के स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस से। अब यहां पर क्या क्या चीजें होती है, तो पहला है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन देखो उसमें सबसे पहला है डॉक्यूमेंटरी वेरिफिकेशन, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स कस्टमर ने सबमिट करा वो सही है कि नहीं वो चेक करो। आधार कार्ड दिया, लाइसेंस दिया, वो सब गलत तो नहीं है ना भाई, फेक तो नहीं है ना। तो कस्टमर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि यहां पर आधार कार्ड, लाइसेंस, जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो, पैन कार्ड वगैरह वगैरह। जैसे देखो पासपोर्ट, लाइसेंस, यूटिलिटी बिल, आधार कार्ड वगैरह। देन फोटोग्राफ, कस्टमर को ऑब्वियसली अपने पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स देने पड़ते हैं, तो बैंक ऑफन रिक्वायर रिसेंट फोटोग्राफ ऑफ कस्टमर। तो ये दो चीज, एक तो डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यूटिलिटी बिल वगैरह मांगेंगे। दूसरा पासपोर्ट साइज का फोटो, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो। देन वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस, जो ये हमने दिया है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो क्या ये सही है या नहीं, तो इसके लिए वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो क्रॉस वेरिफिकेशन, बैंक वेरीफाई द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर थ्रू क्रॉस चेक विद द गवर्नमेंट डेटाबेस। मतलब आपने जो आधार कार्ड दिया है तो उसके डेटा जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो चेक करो, तो कि भाई यहाँ पर जो आधार कार्ड नंबर लिखा है उसमें जो फोटो है और आपने जो फोटो सबमिट कराया दोनों मैच हो रहे हैं ना, या किसी और का आधार कार्ड की कॉपी आपको मिली और वो आप सबमिट करवा देते हो, तो क्रॉस चेकिंग करेगी बैंक गवर्नमेंट रिकॉर्ड के साथ। जो रिकॉर्ड हमने दिए है उसको गवर्नमेंट रिकॉर्ड के साथ वेरीफाई करेगी कि यस ये सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही है, गलत होंगे तो वो नहीं करेंगे आगे प्रोसेस। एंड एड्रेस कंफर्मेशन, तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि यूटिलिटी बिल है या रेंटल एग्रीमेंट है या दूसरे कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, तो उसके साथ गवर्नमेंट क्या करेगी, जो बैंक है वो क्या करेगी, जो रेसिडेंशियल एड्रेस है उसको वेरीफाई करेगी कि भाई मैंने लिखा है कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, तो उसका लाइट बिल देखो वो लाइट बिल मेरे नाम का ही है और उसमें भी वही एड्रेस लिखा है ना जहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं बैंक डॉक्यूमेंटेशन में, तो बैंक इन दोनों चीजों को क्या करेगी, वेरीफाई करेगी। तो देखो पहले में डॉक्यूमेंट्स दिए, दूसरों में उन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाया। नाउ थर्ड, रिस्क कैटेगराइजेशन, मतलब जो रिस्क इन्वॉल्व है उसको कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, तो मेन रिस्क कैटेगराइजेशन, जिसमें रिस्क प्रोफाइलिंग, बैंक रिकॉग्नाइज द कस्टमर्स बेस्ड ऑन द रिस्क प्रोफाइल, higher the risk customer such as politically exposed person may undergo more thorough scrutiny। स्क्रूटिनी मतलब चेकिंग, मतलब ऐसा है कि ये तो पॉलिटिकल पर्सन है या तो फिर इसका नाम क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व है, तो फिर उसकी इंफॉर्मेशन को और अच्छे से चेक करेगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग करे, ब्लैक मनी के लिए यूज करे, टेररिज्म को फंडिंग करे, या जो रायट्स वगैरह होते हैं उसको फंडिंग करे। तो यहां पर ऐसे रिस्क कैटेगराइजेशन कि जो हाई रिस्क वाले कस्टमर है उनका वेरिफिकेशन तो और स्ट्रिक्टली करेंगे। और दूसरा होता है एनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस, हाई रिस्क कस्टमर्स आर सब्जेक्ट टू एनहांस्ड केवाईसी, जो आगे लिखा, प्रोसीजर इन्वॉल्विंग मोर डिटेल बैकग्राउंड चेक। भाई उसकी डिटेल
ऑलरेडी क्रिमिनल केस है उसके ऊपर, तो ज्यादा चीजें चेक करो कि उसकी इनकम कहां से है, जॉब प्रोफाइल प्रॉपर है कि नहीं, इनकम का सोर्स कौन सा है, ऐसा तो नहीं है ना कि गलत काम करके पैसे अर्न कर रहा है। तो मेन चीज ये है कि जितना ज्यादा रिस्की कस्टमर है उसका उतना ही ज्यादा केवाईसी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। देन कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, सीडीडी, सीआईडी नहीं है भाई, ध्यान रखियो। तो उसमें स्टैंडर्ड सीडीडी, बेसिक इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फॉर रूटीन ट्रांजैक्शन एंड लोअर रिस्क कस्टमर। मतलब ये तो नॉर्मल सा पर्सन है, जॉब करता है, यहां पर रहता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा डिटेल में वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, नॉर्मल वेरिफिकेशन हो जाएगा। एंड एनहांस सीडीडी, एडिशनल सिक्योरिटी इज अप्लाइड फॉर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन और कस्टमर्स विद हाई रिस्क। मतलब बड़ी बड़ी अमाउंट के ट्रांजैक्शन करते हैं, लाखों करोड़ों के ट्रांजैक्शन होते हैं, तो भाई ज्यादा चेक करो कि कस्टमर ये लाखों करोड़ों रुपए जेन्युइन रिसोर्सेज से ला रहा है ना, या फिर ये हाई रिस्क वाला है, मतलब पॉलिटिशियंस है या टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या कोई क्राइम में इन्वॉल्व है, ऐसे लोगों के साथ के जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको और ज्यादा प्रॉपरली चेक करे जाएंगे। ठीक है। देन पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, उसका अगर वेरिफिकेशन हो रहा है तो आइडेंटिफिकेशन, बैंक्स आर required to identify and monitor customers who are considered politically exposed, such as government officials, to prevent misuse of the banking system for corruption or bribery। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो फिर क्या करेंगे, अलग अलग डमी अकाउंट ओपन करवा के फिर उसके थ्रू जो ब्राइब है, रिश्वतखोरी है, वो करते हैं, तो उसके लिए ज्यादा चेकिंग करते हैं। एंड ऑन गोइंग मॉनिटरिंग, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ पीईपी, मतलब पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस, फॉर एनी चेंजेस इन देयर स्टेटस और एक्टिविटीज। मतलब कि उनका स्टेटस चेंज हुआ है या एक्टिविटी उनकी चेंज हो रही है, तो चेक करो भाई कि एक्टिविटी चेंज किया है तो वो ठीक किया है ना, कुछ गलत सलत तो नहीं कर रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। देन ऑन गोइंग मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। तो देखो ट्रांजैक्शंस मॉनिटरिंग, बैंक मॉनिटर कस्टमर ट्रांजैक्शंस फॉर अनयूजुअल और सस्पिशियस एक्टिविटी। मतलब कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उसको ज्यादा अच्छे से चेक करेगी और उसका रिपोर्ट करेगी, रिपोर्टिंग। सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज आर रिपोर्टेड टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज। भाई देखो यहां पर ये साइन करवाया है बट हमको ये लगता है कि ये फॉर्जरी है, मतलब बोगस, गलत साइन किया है, तो आप मतलब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, चाहे वो पुलिस हो, ईडी हो, सीबीआई हो, कि भाई देखो आप यहां पर कुछ हमको सस्पिशियस लगता है कि ये हर दिन एग्जैक्टली 12 बजे 5-5 लाख रुपए जो है वो किसी को ट्रांसफर कर रहा है, तो ईडी है या सीबीआई है या पुलिस, आप चेक करो कि ये पैसे कहां जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटी को फंड कर रहा है, तो उसका तुरंत क्या करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे। देन रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग में ऑब्वियस है कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब उनको रिटेन करना है, मतलब संभाल के रखना है, रिटेन, संभाड़वा। Banks are required to maintain the records of customers' identifications and transactions data. And audit trial, a comprehensive audit trial, मतलब proper audit helps in reconstructing the customer's activity and transactions for regulatory audit। मतलब बैंक जो है वो कंटिन्यूअस ऑडिट करता रहता है, जिसको ऑडिट ट्रायल कहता है, जिसमें अगर कुछ गलत सलत हो रहा है तो जल्दी से पकड़ में आ सकता है। इसलिए बैंक को जो है वो कंपलसरी रेगुलर ऑडिट करना कंपलसरी होता है दोस्तों। देन ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, तो एम्प्लॉइज ट्रेनिंग, स्टाफ इन्वॉल्व इन कस्टमर इंटरएक्शन अंडरगो द ट्रेनिंग टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ केवाईसी कॉम्प्लायंस। मतलब जो स्टाफ है जो कि केवाईसी का काम करता है, भाई डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करना है, अगर गलत है, बोगस है, तो आपको कैसे पता चलेगा, आपको क्वेश्चन करना है तो किस तरह से क्वेश्चन करना है, आप पर्सनल विजिट पर जा रहे हो चेकिंग करने के लिए तो कैसे कैसे चेक करना है, तो इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि ऐसा ना हो कि जो सामने वाला कस्टमर है वो बैंक को डैश बना के चला जाए। बैंक के स्टाफ को ट्रेनिंग दी होगी कि देखो जो कस्टमर है ना वो आपको इस तरह से खाली जगह बना सकता है, तो आपको इन इन चीजों का ध्यान रखना है, मतलब स्पेशल ट्रेनिंग स्टाफ को दी जाएगी। बैंक्स में कंडक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम to educate the customers about the KYC requirement and the importance providing the accurate information। कस्टमर्स को बैंक भी अवेयर करेगी कि देखो केवाईसी कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ये करवाते हो तो आपको ही फायदा होने वाला है, आपको ही सेफ्टी मिलेगी। तो ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कस्टमर को एजुकेट करे कि भाई केवाईसी करवाओ
और अब तो ऐसा है कि जो गवर्नमेंट है ना वही कंपलसरी बोल देती है, एक भी रूल है, केवाईसी नहीं करवाओगे ना तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, तो सब लोग ऑटोमेटिकली करवा ही देते हैं, ठीक है। देन रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस, इसमें क्या कहा है देखो, adherence to laws and regulation, bank must comply with the local and international laws, मतलब कंपलसरी जो नेशनल या इंटरनेशनल लॉ है केवाईसी रिलेटेड वो बैंक को कंपलसरी फॉलो करने ही है। एंड दूसरा रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, बैंक्स रेगुलरली रिपोर्ट देयर कंप्लायंस स्टेटस टू द अथॉरिटीज, फॉर एग्जांपल आरबीआई है या जो भी प्रिवेलिंग इंस्टीट्यूशन है उसको क्या करेगी, बैंक टाइम टू टाइम सारे के सारे रिपोर्ट्स प्रोवाइड करेगी। एंड द लास्ट वन इज टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन, जिसमें क्या करेंगे, केवाईसी के लिए टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। मैनी बैंक यूज टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस सच एज कस्टमर वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, थंब इंप्रेशन, आई की रेटिना, ये सब चेक किया जाता है। जैसा मैंने कहा कि जो प्राइवेट बैंक है ना ये ज्यादा इसके ऊपर फोकस करती है, या इवन एक्सिस बैंक है या एचडीएफसी बैंक है, तो ये सारे इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये हो गया हमारा केवाईसी वाला टॉपिक, क्लियर हुआ दोस्तों। एक बार वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से रिफर कर दो। चलिए यहां तक की चीजें पढ़ ली है दोस्तों, तो अब हम आ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दैट इज चेक्स, मीनिंग, टाइप्स, फीचर्स एंड क्रॉसिंग ऑफ चेक। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले तो चेक क्या है, तो चेक इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्टिंग बैंक to pay a specific amount of money from drawer's account to the payee mentioned on the check, मतलब एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें यहां पर एक पार्टी का नाम लिखा होगा, उसको यहां पर पेमेंट करने के लिए हम कहेंगे एक स्पेसिफिक अमाउंट होगी, जो अमाउंट यहां पर मेंशन की होगी और नीचे यहां पर साइन होगी, और ये जो भी पार्टी ने ये चेक लिखा है उसके बैंक अकाउंट से ये जिस पार्टी का नाम यहां पर मेंशन है उसको पेमेंट करने के लिए इंस्ट्रक्शन देने वाला जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसी को कहा जाता है चेक। नाउ चेक आर वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट्स एंड दे प्रोवाइड सिक्योर एंड कन्वीनियंट मेथड फॉर ट्रांसफरिंग द फंड। जो चेक है उससे हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, एंड सिक्योर एंड कन्वीनियंट मेथड है जिससे कि फंड ट्रांसफर इजीली और अच्छे से हो सकता है। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक, ध्यान से समझ लेना, वेरियस टाइप्स ऑफ चेक, जिसमें सबसे पहला है बैरर चेक। बैरर चेक को आप इस तरह से भी समझते हो, ब्लैंक चेक। अब ब्लैंक चेक का मतलब क्या होता है कि यहां पर पेएबल टू द बैरर ऑफ चेक, बैरर मतलब जेनी पासे होय ते, जेनी पासे चेक होय ते व्यक्ति, to check, meaning it can be encashed by anyone, मेन वर्ड ये encashed by anyone who possess is, मतलब कि चेक के ऊपर यहां पर जो हमने नाम देखा ना, नाम, ये नाम नहीं लिखा होगा, मतलब जिस पर्सन के पास चेक होगा वो अपना नाम लिख के इस चेक को एनकैश करवा सकता है, मतलब बैंक में जाके पैसे ले सकता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर नाम नहीं लिखा होगा तो कोई भी बंदा अगर आपसे चेक खो गया तो जिसके भी हाथ में लग गया वो अपना या किसी और का नाम लिख के भी बैंक में से पैसे निकाल सकता है, तो ये बहुत ज्यादा रिस्की है। हो सके वहां तक दोस्तों बैरर चेक को बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। हायर रिस्क ऑफ मिसयूज, ये होता ही है। दूसरा जो हमारा कैटेगरी है दैट इज ऑर्डर चेक। देखो पहला बैरर चेक हुआ, उसके बाद दूसरा है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक के अंदर नेम ऑफ पर्सन लिखा होगा, मतलब जिसको पेमेंट करना है उसको उसका ऑर्डर मतलब उसका नाम लिख दिया होगा, जो हम बैंक को ऑर्डर कर रहे हैं भाई इसी पर्सन को चेक दो, मतलब पेमेंट करो। पेएबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन और एंटिटी हुज नेम इज मेंशन इन द चेक, मतलब यहां पर चेक पर लिख दिया है कि भाई पे भाविन शाह, मतलब इस चेक का पैसा भाविन शाह को ही मिलेगा, किसी भी और को नहीं मिल सकता, तो ऑब्वियस है कि ये ज्यादा सिक्योर हो गया। उसके बाद तीसरी जो कैटेगरी है दैट इज क्रॉस्ड चेक। देखो दोस्तों इसमें मैं डिटेल में नहीं गया हूं क्योंकि ऑब्वियस है कि आपकी एग्जाम में 6 से 7 मार्क में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बहुत डिटेल में नहीं गए हैं। आप इसी को और डिटेल में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैंने मेन की वर्ड्स जो सेंटेंस आपको मार्क्स के हिसाब से लिखने चाहिए वही कवर किए हैं। अब क्रॉस चेक क्या होता है, तो चेक के ऊपर जो होता है ना वो दो पैरेलल लाइन क्रॉस लाइन कर दी होती है, टू पैरेलल लाइन, टिक कर दो यहां पर, टू पैरेलल लाइन ड्रॉन अक्रॉस द चेक, मतलब ये फॉर एग्जांपल चेक है तो यहां पर साइड पर
ऐसे दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो इसको विदाउट एडिशनल इंस्ट्रक्शन, मतलब उसके अंदर और कुछ लिखे या ना लिखे, तो इसको हम कहेंगे क्रॉस करना। ठीक है, चेक क्रॉस किया है। नाउ एनहांस सिक्योरिटी, मतलब सिक्योर तो होता ही है क्रॉस चेक, सॉरी स्पेसिफिक चेक, बट उसके अंदर क्रॉसिंग कर दिया तो ज्यादा सिक्योर्ड हो गया, क्योंकि द फंड्स टू बी डिपोजिटेड डायरेक्टली टू पेज बैंक अकाउंट, मतलब वो पर्सन को नहीं मिलेंगे हाथ में, उसके बैंक में ही जाएंगे। अगर हमने यहां पर क्रॉसिंग कर दिया, आपने स्पेसिफिक चेक में लिख दिया भाविंसा, तो अब यहां पर अगर स्पेसिफिक चेक है सेकंड नंबर वाला, तो यहां ऑर्डर चेक मतलब, तो यहां पर भाविंसा ये चेक को बैंक में ले जाके पैसे विड्रॉ कर सकता है। अब भाविंसा तो बहुत सारे हो सकते हैं, या कोई और भी अपने आप को भाविंसा बता दे, बट अगर यहां पर आपने क्रॉसिंग भी कर दिया है, तो बैंक वाले वो चेक का पैसा मुझे हाथ में नहीं देंगे, बल्कि मेरा जो बैंक अकाउंट है उसी में देंगे। अब सपोज मैं कोई और भाविंसा हूं, तो पता चल जाएगा कि ये कौन से भाविंसा को पैसे मिले हैं, तो आप चाहो, मतलब जो ड्रॉवर है वो चाहे तो बैंक को रिक्वेस्ट करके वो पैसे जो है उसकी रिवर्स एंट्री भी करवा सकते हैं। तो इससे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो दिस इज ऑलवेज प्रीफरेबल चेक। देन ओपन चेक, चेक दैट इज नॉट क्रॉस्ड अलाउइंग द पे टू एनकैश इट ओवर द काउंटर, लाइक ये जो बैरर चेक है ना उसके जैसा ही हो गया, लाइक अ बैरर चेक। रिस्क जनरल ग्रेटर रिस्क, मतलब अगर खो जाता है तो ऑब्वियस है भी कोई भी बंदा उसको पैसे विड्रॉ कर सकता है। देन दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पीडीसी, पोस्ट डेटेड चेक। ये कई बार आप वर्ड सुनते हो, मतलब अगर आपको अभी पेमेंट नहीं करना है तो आगे की आने वाले फ्यूचर की डेट लिख के वो चेक दे दो। तो चेक विद अ फ्यूचर डेट, मेन चीज क्या है कि भाई आज की जो तारीख है, फॉर एग्जांपल आज 1 अप्रैल है एग्जांपल के तौर पर, तो आप अगर 15 अप्रैल, 1 मई, 25 मई, मतलब 1 अप्रैल के बाद की कोई डेट लिख के चेक देते हो, तो उसको कहते हैं पीडीसी, पोस्ट डेटेड चेक, जिसको एनकेस उस तारीख से पहले नहीं कर सकते। 25 अप्रैल लिखा है तो 25 अप्रैल से पहले उस चेक को ना आप एनकेस कर सकते हो, ना ही बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हो। तो ये कहां पर यूज होता है, तो ड्रॉवर वांट्स टू प्रोवाइड अ फ्यूचर पेमेंट एश्योरेंस, भाई आप फ्यूचर में पैसा दे दोगे, उसकी सिक्योरिटी के लिए चेक मुझको दे के रखो। एंड एंटीडेटेड चेक, मतलब पहले की तारीख, अभी फॉर एग्जांपल आज की डेट है 1 अप्रैल, अगर आप 25 अप्रैल का चेक लिख के देते हो तो वो हो गया पीडीसी, बट आज 1 अप्रैल है और आप 25 मार्च का, 30 मार्च का, 20 मार्च का चेक लिखते हो, तो उसको बोलते हैं एंटीडेटेड चेक। तो एंटीडेटेड चेक मतलब प्रीवियस डेट का चेक, डेट चेक विथ डेट अर्लियर, मतलब पहले की तारीख का चेक। क्लियर? अभी इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं चेक में, तो बहुत सिंपल से टाइटल याद रखना है। एक तो ड्रॉवर होता है, ड्रॉवर मतलब जो पर्सन जो चेक लिखता है वो। फिर पेई होता है, पेई मतलब जिसको इस चेक का पेमेंट, देखो हुम द चेक इज पेएबल, मतलब रिसीवर, सिंपल वर्ड्स में कहे तो रिसीवर। याद रखना ड्रॉई कौन होता है पता है, ड्रॉवर, ड्रॉई, पे। ड्रॉई जो होते हैं ना वो हमेशा बैंक होती है, ड्रॉवी इज ऑलवेज अ बैंक। अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स, मतलब चेक में आपने जो भी अमाउंट पे करनी है वो वर्ड्स में लिखी होगी और नंबर्स में, डिजिट में भी लिखी होगी। कौन सी डेट है वो डेट लिखी होगी, ऑब्वियस सी बात है कि सिग्नेचर करना पड़ता है। अकाउंट नंबर तो हालांकि आजकल चेक के ऊपर लिखा ही होता है, प्रिंट ही होता है, बाकी अपने हाथों से पहले लिखते थे। एंड चेक नंबर, कौन से नंबर का ये चेक है, इतनी चीजें चेक के ऊपर आपको देखने को मिलती है। नाउ अगेन लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, क्रॉसिंग ऑफ चेक। तो तीन तरह के अलग अलग क्रॉसिंग होते हैं। एक होता है जनरल क्रॉसिंग, जिसमें सिर्फ टू पैरेलल लाइंस बनाई जाती है अक्रॉस द चेक, इंडिकेटिंग दैट द चेक इज नॉट पेएबल इन कैश एंड मस्ट बी डिपॉजिटेड इन बैंक, मतलब आपने सिर्फ ऐसे लाइन ड्रॉ करके दे दी है, देखो, तो ये हो गया जनरल क्रॉसिंग। इसके अंदर ये लाइन के बीच में आपने कोई इंफॉर्मेशन नहीं लिखी है, सिर्फ लाइन करके दी है, इसका मतलब जो भी ये चेक जो है वो डिपॉजिट करवा रहा है तो उसके बैंक अकाउंट में ही पैसा जाएगा, उसको हाथ में पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये पहला। फिर हम बात करते हैं दूसरा, दैट इज स्पेशल क्रॉसिंग। इसके अंदर क्या होता है, एडिशनल पैरेलल लाइंस, द नेम ऑफ स्पेसिफिक बैंक इज रिटन बिटवीन द लाइंस, इट directs that the check must be deposited into an account with the particular bank only, मतलब के ये फॉर एग्जांपल चेक है, यहां पर क्रॉसिंग किया
और यहां पर लिखा ICICI। इसका मतलब कि ये चेक जो भी पर्सन डिपॉजिट करता है वो आईसीआईसीआई बैंक में ही होना चाहिए, आईसीआईसीआई बैंक को ही पेमेंट करना है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने मुझे चेक लिख के दिया, अब आपने सिंपल नॉर्मल क्रॉसिंग किया है तो वो चेक मेरे बैंक अकाउंट में जाएगा। अब मेरा बैंक आईसीआईसीआई में हो, बीओबी में हो, एसबीआई में हो, कोई भी बैंक में हो, मुझे बैंक में पैसे मिल जाएंगे। बट अगर आपने ऐसा क्रॉसिंग करके लिख दिया आईसीआईसीआई, मतलब मुझे आईसीआईसीआई के ही मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा, दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकता, वो चेक क्लियर नहीं होगा। एंड तीसरा जो है दैट इज रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, द वर्ड अकाउंट पेई or not negotiable are written between the lines, and this type of crossing signifies that the check is only to be credited to the pay's account। मतलब वो पेई जो है रिसीवर, वो किसी और को आगे एंडोर्स नहीं कर सकता, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। यहां पर फॉर एग्जांपल लिख दिया भाविन शाह, तो अब ये चेक का पैसा सिर्फ और सिर्फ भाविन शाह को ही मिलेगा, भाविन शाह भी इसको आगे एंडोर्स नहीं कर सकता। क्लियर? आई होप दोस्तों कि आधे घंटे के इस सेशन में इस यूनिट की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसी पैम्पलेट को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, स्पेसिफिकली जो चीजों को मैंने टिक मार्क करवाया वो, ताकि एग्जाम ओरिएंटेड याद रहे। हर एक टॉपिक को अगर आप इंडिविजुअली समझना चाहते हैं तो उसके वीडियो साहस एप्लीकेशन पर रखें, और इसी तरह से सभी यूनिट के भी सेशंस आपको साहस एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। सारे सब्जेक्ट के भी बेस्ट स्टडी मटेरियल, टॉपिक वाइज स्टडी सेशंस, डेली जो हमारे ऑफलाइन लेक्चर्स के वीडियोस होते हैं वो, रिवीजन सेशंस, वो सारी चीजें हमारे साहस एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो आप और आपके सारे के सारे फ्रेंड्स साहस इंस्टीट्यूट के साथ जरूर से जुड़े अपने बीकॉम के बेहतरीन एजुकेशन के लिए, जहां पर लोवेस्ट फीस पर बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स आपको मिलते हैं, जिससे कि कोई भी लेवल का स्टूडेंट जो है वो बहुत ही कम फीस के अंदर, कम टाइम के अंदर स्मार्ट तरीके से बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके एक्सीलेंट रिजल्ट स्कोर कर सकता है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। दिस इज मी भाविन शाह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।